मेरा देवर हर रात अपने तकिए को पैरों के बीच में दबाकर सोता था। एक दिन अचानक जब मैंने उसका वह तकिया खींच लिया तो उसके बाद उसमें से जो चीज़ निकल कर आई उसे देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मेरा नाम कल्पना है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ। मैंने बचपन से ही गरीबी को झेला है। मैं अपने माँ बाप की अकेली संतान थी। मेरे पिता ने मेरी शादी का जिम्मा जब से उठाया तब से वह बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि जहाँ कहीं भी उन्होंने मेरी शादी के लिए बात की वहाँ पर लड़के वालों की डिमांड बहुत ही ऊंची ऊंची है, जो कि पूरी कर पाना हम लोगों के बस की बात नहीं है। इसीलिए थक हार कर अब उन्होंने मेरी शादी एक ऐसे घर में की है जहाँ उन्होंने सिर्फ रुपया पैसा ही देखा है और कुछ नहीं। मेरे माँ बाप को लगता है कि अगर मैं एक अकेले घर में शादी करके जाऊंगी तो फिर वहाँ पर मैं राज करूंगी। मेरे ससुराल में ना तो नंद है, ना ही सास ससुर का कोई झंझट है। लेकिन अगर मेरी सोच के हिसाब से देखे तो सास ससुर अगर अपनी बहू को समझने वालों में से हो तो वह उसके माता पिता की तरह ही होते हैं, और जो बहुएं अपने सास ससुर को कुछ भी नहीं समझती वह बहुत गलत करती हैं। मेरा तो शुरू से मन यही था कि मेरी शादी किसी ऐसे घर में हो जहां भरा पूरा परिवार हो, लेकिन शायद सास ससुर की सेवा करना मेरे नसीब में ही नहीं था। पर उल्टा इधर मेरे माँ बाप इस बात पर बहुत खुश थे, कहते थे कि लड़का अमीर है, हमारी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। कहने को लड़का तो क्या, वह तो एक 38 साल का आदमी था जिसका एक भाई था। उनका नाम अमरेंद्र चौधरी था। वह शादी नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने 18 साल के भाई के लिए किसी नस के रूप में एक बीवी की तलाश कर रहे थे। लेकिन मेरे माँ बाप इन सब बातों को कहाँ समझ रहे थे। उन्होंने तो बस उनका बड़ा सा घर देखा और मेरी शादी उस घर में तय कर दी। उन्होंने सोचा कि हमारी बेटी को उस घर में दुनिया भर का आराम मिलेगा। हर माता पिता अपनी औलाद को सुखी देखना चाहते हैं, और यही सब कुछ करने के लिए मेरे माँ बाप ने भी मेरी शादी उस घर में तय करवा दी। और मैंने भी अपने माता पिता की पसंद के मुताबिक ही शादी कर ली, क्योंकि मैं जानती थी कि अच्छी बेटियां कभी भी इनकार नहीं करती। मैंने तो अपने माँ बाप की रजामंदी में ही अपनी खुशियों को ढूंढ लिया था। उसके बाद मेरी शादी का दिन आ गया। उस दिन ना तो कोई धूम धड़ाका था, ना कोई ढोल बाजा, क्योंकि चौधरी साहब की यह डिमांड थी कि हमारी शादी बहुत ही सादगी से हो। उन्हें शोर शराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि वह अपनी पहली बीवी के गम से खुद को बाहर नहीं निकाल पाए थे, जिनकी मृत्यु आज से 15 साल पहले हो गई थी। चौधरी साहब की बीवी बनकर जब मैं उस हवेली में गई तो वहां पर मैंने देखा कि वहां तो सन्नाटे का राज था। बड़ी ही अजीब सी शादी हुई थी मेरी। ना तो मुझे कोई नंद लेने आए और ना ही कोई सास थी जो मेरे सिर पर हाथ फेरती। सच कहूं तो मैं इन रिश्तों के लिए तरसती थी, क्योंकि मैं जानती हूं कि मोहब्बत से रिश्ते बनाना भी एक अनोखा एहसास होता है। ऐसे रिश्तों की मंजिल हमेशा बेहतर होती है। वह शाम का वक्त था। शादी के बाद मैं चौधरी साहब की बड़ी सी गाड़ी में बैठकर उनके घर पर पहुंच गई थी, लेकिन वह इतने ज़्यादा व्यस्त थे कि उन्होंने मुझे घर के बाहर ही ड्रॉप करके कहने लगे कि जाओ तुम अंदर चली जाओ, मुझे अभी कुछ ज़रूरी काम है। जब तुम दरवाज़ा खोलोगी तो किरण तुम्हें अंदर ले जाएगी। मैंने पूछा, ये किरण कौन है? मैंने बहुत ही धीमी आवाज़ से पूछा, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता था उस घर में कोई औरत नहीं रहती थी। उन्होंने कहा कि वह हमारे घर की नौकरानी है। इस बात को उन्होंने बड़े ही घमंड भरे अंदाज में कहा और अपनी बड़ी सी गाड़ी स्टार्ट करके वहां से चले गए। मैं उन्हें देखते ही रह गई। घर के दरवाजे पर खड़ी होकर मैं सोच ही रही थी कि तभी मेरे दरवाजे पर दस्तक देने से पहले ही दरवाजा खुल गया। सामने देखा तो एक बहुत ही खूबसूरत 18 साल की जवान लड़की ने दरवाजा खोला। वह इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि उसका हुस्न कयामत ढा रहा था। उसकी खूबसूरती देखकर मैं भी एक लम्हे के लिए घबरा गई थी। उस लड़की को मैं एकटक देखते ही रह गई। उसे देखकर मैं ये सोचने लगी कि अगर इतना कातिल हुसैन चौधरी साहब के घर में पहले से ही मौजूद थी तो उनको मुझसे शादी करने की जरूरत ही क्या थी। लेकिन शायद मर्द बीवियां खानदानी और महबूबा खूबसूरत ढूंढते हैं। खैर, अब इतना सोचने का कोई फायदा नहीं था। मुझे तो यह औरत अपनी आंखों से ही बड़ी तेज और चालक लगती थी। अभी मैं ये सब सोच ही रही थी कि तभी मुझे डर से दबी हुई चीखों की आवाज़ सुनाई दी। मैं चौंक कर रह गई। उस घर में शुरू से ही ऐसे ऐसे वाक़या होने लगे थे जिससे मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। ये सब सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। जब किरण ने देखा कि कमरे से आने वाली चीखों पर मेरा ध्यान जा रहा है तो उसने मुझे ऊंची ऊंची आवाज़ में बात करना शुरू कर दिया। वह जानबूझकर मेरा ध्यान बांटने की कोशिश करने लगी, मगर मेरा ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ उस आखिरी वाले कमरे से आने वाली चीखों पर था, जिसे किरण हर सूरत में मुझसे छुपाना चाहती थी कि मैं किसी भी तरह से उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर दूं। खैर, मुझे उसकी सारी बातें माननी तो थी, क्योंकि उस घर में मेरा ये पहला दिन था। वह मुझे एक कमरे के अंदर लेकर गई और कमरे में ले जाकर मुझे बेड पर बिठा दिया और फिर खुद कमरे से बाहर चली गई।
वह जब दरवाजा बंद करने लगी तो चीखों की आवाज और भी तेज हो गई थी। मैं सोचने लगी कि यह तो बड़ा ही अजीब घर है। एक तो पहले से ही इतना सन्नाटा था, अब ऊपर से यह खतरनाक चीखने की आवाज। मैं अपने पति अमरेंद्र का इंतजार करने लगी। रात के 1 बज चुके थे। बैठे बैठे मेरी पूरी कमर अकड़ चुकी थी, मगर अमरेंद्र नहीं आए। 2 बजे के आसपास जब मेरी आंख लगने ही वाली थी कि तभी कमरे का दरवाजा अचानक से खुला और अमरेंद्र अंदर आ गए। मेरे दिल में धड़कनों का शोर तो हो रहा था, लेकिन मेरी आंखों में कोई भी अरमान नहीं थे, क्योंकि यह तो अरेंज मैरिज थी और मुझे बस अपने माँ बाप के खातिर ही इस रिश्ते को निभाना था। अमरेंद्र मेरे करीब आकर बैठ गए। मैं जब उनकी तरफ देखा तो मुझे उनकी आंखों में भी घबराहट के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दिया। शायद उन्होंने भी इस उम्र में यह शादी अपने जज्बातों को उभारने के लिए नहीं की थी, बल्कि इसके पीछे वजह कुछ और ही होगी। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि तभी वह मुझे अचानक बोले, कल्पना, मैं झूठ बोलने का आदी नहीं हूँ और ना ही तुमसे झूठे वादे करूंगा। यह नहीं कहूंगा कि मैं तुमसे नफरत करूंगा, लेकिन तुम मुझसे ज्यादा उम्मीद मत रखना। मैंने यह शादी अपने भाई के लिए ही की है, क्योंकि मैं ज्यादातर अपने काम में मसरूफ ही रहता हूँ और अपने भाई का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाता हूँ। मेरा भाई अजीब सी आदतों का शिकार है। तुम पढ़ी लिखी हो और मुझे उम्मीद है कि तुम उसे अच्छे से संभाल लोगी। मैंने अमरेंद्र से कहा, जी क्यों नहीं, आपका भाई मेरी जिम्मेदारी है। मैंने पहली बार उनकी बात का जवाब दिया। वह खुश होकर कहने लगे, बस मुझे तुमसे इसी बात की उम्मीद थी। कल्पना, पढ़ी लिखी लड़कियां वाकई बहुत अच्छी होती हैं। मेरा भाई अजीब सी आदतों को पाले हुए हैं। जब देखो तब अपने कमरे में सोता रहता है। रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 1 बजे तक सोता रहता है और उसका ख्याल बस किरण ही रखती है। किरण हमारे घर की नौकरानी है, लेकिन एक नौकरानी पर मैं बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर सकता, इसीलिए मैं अपने भाई की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर डालना चाहता हूँ। अमरेंद्र इतनी बात करने के बाद बिल्कुल चुप हो गए। मेरे दिमाग में किरण का चेहरा घूमने लगा, क्योंकि किरण इस घर की नौकरानी कहीं से भी नहीं लगती थी। उसके तो तेज तर्रार लहजे से ऐसा लगता था जैसे वह इस घर की मालकिन है। लेकिन मैंने यह बात अमरेंद्र से नहीं कही, क्योंकि मुझे घर में आते ही वहां के मामलात में दखल अंदाजी करना अच्छा नहीं लगा। मैं उस वक्त चुप रही। मैंने सोच लिया कि मैं अमरेंद्र के भाई का ख्याल जरूर रखूंगी। वह उसे बेपनाह प्यार करते थे और उनकी मोहब्बत पाने का शायद मेरे लिए तरीका भी यही था कि मैं उनके भाई का ख्याल रखती। सुबह मेरी आंख खुली तो मेरे पति घर पर नहीं थे। पूरा कमरा खाली था। सुबह के समय भी पूरे घर में अजीब सन्नाटा छाया हुआ था। मुझे अपने घर वालों की बहुत याद आ रही थी। अभी मैं अपने बेड से उठकर ठीक से बैठ भी नहीं पाई कि तभी दरवाजे पर कोई दस्तक हुई, जिसने पूछा कि मैं आ जाऊं। मैंने कहा, आ जाओ। मेरे कहते ही किरण कमरे के अंदर हाजिर हुई। किरण के चेहरे पर नागवारी के आसार छाए हुए थे। वह मुझसे कहने लगी, मैडम जी, आप नाश्ता कमरे में करेंगे या फिर मेज पर लगा दूं? मैंने कहा, मेज पर लगा दो। मैं उससे अमरेंद्र के भाई के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वह सो रहे हैं और जब वह सोकर उठ जाते हैं तो उन्हें मैं खुद ही नाश्ता करवाती हूँ। ये कहते हुए किरण के लहजे में एक अजीब सी और अकड़ थी, जैसे वह अमरेंद्र के भाई से मुझे दूर रखना चाहती हो। मैंने कहा, ठीक है, तुम नाश्ता लगाओ, मैं आती हूँ। थोड़ी देर बाद मैं बाथरूम में नहाने के लिए चली गई। जब मैं नहाकर निकली तो मुझे किसी के बहुत ऊंचे लहजे में बात करने की आवाज आ रही थी। मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा लिया और बाल बांधती हुई बाहर आ गई। फिर अचानक एकदम से वह आवाजें ही आना बंद हो गई। शायद किरण ही किसी से बातें कर रही थी। किचन से आवाजें आ रही थी तो मैं वहीं पहुंच गई। वह एक लड़का खड़ा था। किरण उस बच्चे पर हुक्म चला रही थी। मैंने जब उस लड़के की हालत देखी तो मुझे बड़ी ही हैरानी हुई। लड़का बड़ा ही लाचार सा लग रहा था। मैंने पास जाकर उससे कहा, गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? उसने कहा, जी मेरा नाम हार्दिक है। उसने मुझे वह अजीब सी नजरों से मुझे देखने लगा, जैसे मैंने उससे कोई बहुत ही अजीब बात कह दी हो। फिर वह बोला, क्या आप सच में मेरा ख्याल रखेगी? उसने हैरानी भरी नजर से मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैंने कहा, क्यों नहीं, तुम बहुत प्यारे बच्चे हो, मैं आपकी हर बात मानूंगी। मैं उसे प्यार से देखने लगी। वह सच में बहुत ही मासूम सा बच्चा था। किरण के ना चाहने के बाद भी हम दोनों ने टेबल पर बैठकर एक साथ नाश्ता किया। जब वह मेरे साथ बातें कर रहा था तो वह काफी हल्का फुल्का नजर आ रहा था, लेकिन हार्दिक से थोड़ी बहुत बात करके मुझे अंदाजा हो गया था कि उसकी इन हरकतों के पीछे कहीं ना कहीं किरण का हाथ जरूर है। लेकिन वह औरत इतनी तेज है कि कभी पकड़ी नहीं जाती थी। लेकिन अब मुझे इस बात का राज जानना ही था, इसलिए मैंने धीरे धीरे हार्दिक के कमरे में आना जाना शुरू कर दिया। लेकिन मैंने ये देखा था कि मेरे उसके कमरे में जाते ही वह दौड़कर बेड के पीछे तकिया लेकर छुप जाता था, जैसे बेड के पीछे कोई खजाना छुपा हुआ है। ये बात मैंने एक बार नहीं, ना जाने कितनी बार ही नोटिस की थी। इसीलिए मैं समझ गई थी कि
हार्दिक के पास जरूर ऐसा कोई राज है जो वह मुझे बताना नहीं चाहता। खैर, अब मैं किरण और हार्दिक दोनों पर नजर रखने लगी थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं इस मामले की तह तक जाऊं और जो सच है उसे साबित कर सकूं, ताकि मैं अमरेंद्र चौधरी के सामने शर्मिंदा न हो सकूं। धीरे धीरे मेरे दिन उस घर में जैसे बीत रहे थे। मुझे ये समझ आ गया था कि किरण का रवैया मेरे साथ सख्त होता जा रहा था, इसलिए मैं कोशिश करती थी कि मैं हार्दिक के ज़्यादातर सामने ही रहूं और वह भी मेरे सामने रहे, क्योंकि उसके स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी और स्कूल आना जाना भी नहीं होता था। मैंने ये भी देखी थी कि मेरे आने से हार्दिक अब थोड़ा सा घुला मिला रहता था। वह पहले की तरह थका नहीं लगता था। कुछ ही दिन बाद मैं अपने मायके गई। वहां से 2-3 दिन के बाद जब मैं वापस लौट कर आई तो मैंने देखा कि हार्दिक का चेहरा पहले से भी ज्यादा उतरा हुआ था। वह बहुत परेशान लग रहा था। मैंने उससे कई बार पूछा भी कि क्या बात है, मगर उसने मेरी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। सफर की वजह से उस वक्त मैं थकी हुई थी, इसलिए मैं आराम करने के लिए अपने कमरे में जाकर लेट गई। थोड़ी देर बाद जब मैं उठी तो मुझे बाहर किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं दिखी। बाहर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था और इसलिए मुझे किसी गड़बड़ी का एहसास होने लगा। मैं फौरन हार्दिक के कमरे की तरफ गई, लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो ये देखकर हैरान रह गई और गुस्सा भी आने लगा कि उसके कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। एक 18 साल के बच्चे का अंदर से अपना कमरा बंद करने का कोई मतलब नहीं बनता। मैंने सभी तरफ बहुत ध्यान से देखा तो हार्दिक के कमरे की एक खिड़की खुली हुई थी। उस खिड़की से उसके कमरे का मंजर साफ देखा जा सकता था और उस वक्त मेरा शक यकीन में बदल गया जब हार्दिक के सामने किरण खड़ी होकर उस पर चिल्ला रही थी और हार्दिक डर के मारे तकिए को दबाए पास ही बैठा हुआ था। किरण की आवाज बाहर तक नहीं आ रही थी, लेकिन किरण के तेवर बता रहे थे कि वह हार्दिक से सख्ती कर रही थी। हार्दिक उसके सामने भीगी बिल्ली बना हुआ था। मुझे हार्दिक पर भी गुस्सा आ रहा था कि वह एक लड़का होकर इस नौकरानी के सामने इस कदर मजबूर क्यों है। मैंने गुस्से में ही उसके कमरे का दरवाजा जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया। किरण ने घबराकर दरवाजा खोल दिया। उसके चेहरे पर हवाएं उड़ी हुई थी, जबकि हार्दिक उस वक्त बहुत रो रहा था। उसकी हालत काफी परेशानी वाली लग रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने किरण को गुस्से की नज़र से देखा और वहां से दफा हो जाने का हुक्म दिया। फिर मैं हार्दिक के कमरे के अंदर चली गई। मैंने देखा कि उसकी आंखों में आंसू थे। वह परेशान नजर आ रहा था। उस वक्त हार्दिक का दूसरा हाथ उस तकिए पर था और वह अपने उस तकिया को मुझसे छुपाने की भरपूर कोशिश कर रहा था। ये देखकर मेरा दिमाग तेजी से दौड़ने लगा और मैंने सोचा कि आखिर इस तकिया में ऐसा क्या है जो हार्दिक उस तकिया के पास किसी को भटकने भी नहीं देता है। मैंने उससे कहा, इधर आओ, मेरे पास आओ। मैंने उसे अपने पास आने का इशारा किया, लेकिन वह तो जैसे तकिया के पास से उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी अचानक ही मैंने उसके हाथ से तकिया को खींच लिया। ये देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई कि तकिया के नीचे कुछ जेवरात और मेकअप का सामान रखा हुआ था और उसके साथ ही एक दुपट्टा भी था। हार्दिक ये सब देखकर शर्मादा हो गया। उसने अपनी नजरें झुका ली। मैंने उससे कहा, ये क्या है बेटा, ये तुम्हें किसने दिया? मैंने भी घबराते हुए उससे पूछा। उसने मुझसे कहा, भाभी यह चीजें मुझे किरण ने लाकर दी है। मैंने कहा, क्यों, वह तुम्हें ये चीज लाकर क्यों देती है? मैंने हैरानी से पूछा, लेकिन हार्दिक के पास मेरी इस बात का कोई जवाब नहीं था। मुझे किरण पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि यह क्या बेहुदा हरकत है। आखिर एक बच्चे का दिमाग खराब करने का मकसद क्या है? मैं हार्दिक को वहीं छोड़कर भागती हुई किरण के क्वार्टर में गई, मगर वह वहां मौजूद ही नहीं थी। उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। मुझे उस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने सोचा, आखिर वह कहाँ जा सकती है? आना तो उसे यही है, इसलिए मैं उसका इंतजार करने लगी। किरण की हरकत से मेरा गुस्सा आसमान को छू रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह इस कदर कोई घिनौना खेल खेल सकती है। मैं अगर पहले ही उसकी हकीकत के बारे में जान जाती तो उसे बहुत नफरत करती। शाम को जब अमरेंद्र घर आए तो दरवाजे पर दस्तक हुई। उनके साथ किरण भी घर के अंदर आए। अमरेंद्र के होते हुए मैं किरण से कोई बातचीत नहीं कर सकी थी। किरण भी मेरी इस आदत को जान गई थी कि मैं अमरेंद्र के सामने कभी भी उसको जलील नहीं करती थी, हमेशा चुप ही रहती थी। और वह अब ये भी जान चुकी थी कि मैं उसका राज मालूम कर चुकी हूँ। इस वजह से वह ज्यादातर अपने क्वार्टर में ही रहती थी। हार्दिक भी धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा था। मैंने उसके कमरे में जाकर जेवर और मेकअप का सामान फेंक दिया। अब मुझे उसकी अच्छे से परवरिश करनी थी। मैं उसको अपने साथ ही खिलती पिलाती, उससे ढेर सारी बातें करती थी। अमरेंद्र भी यह सब देखकर बहुत खुश थे, लेकिन मुझे ये भी जानना था कि किरण ये सब क्यों कर रही थी और मुझसे सच्चाई क्यों छुपा रही थी। और फिर एक दिन उसने मुझे सारी सच्चाई बतानी ही पड़ी और उसने मुझे जो भी कुछ बताया उसे सुनकर मैं दंग रह गई थी। किरण ने बताया कि वह एक बहनें और 2 भाई थे।
भाई ने अपनी मर्जी से शादी करके वह उन लोगों को छोड़कर चला गया। उस वक्त किरण स्कूल में पढ़ रही थी और उसका भाई और माँ को घर चलाने के लिए इस बंगले में नौकरी करनी पड़ी, क्योंकि इस हवेली में कुछ नौकरों की जरूरत थी। उसकी बड़ी बहन और उसकी माँ जब इस घर में आए तो उन्होंने दिन रात बहुत मेहनत की और ईमानदारी से इस घर के सारे काम अच्छे से करने लगे। पिताजी की मौत के बाद हम दोनों बहनों को यह एहसास होता था कि माँ का सहारा बच्चों के लिए कितना जरूरी होता है। धीरे धीरे मेरी बहन को यह लगने लगा कि चौधरी साहब की नज़रें उन पर से कभी हटती ही नहीं है और उनकी नज़रों में मेरी बहन के लिए एक अजीब ही बात थी। वह हमेशा ये सब देखकर घबरा जाती थी और उनकी यह कोशिश रहती कि वह कम से कम उनके सामने जाया करे, मगर ऐसा नहीं हो पाता था। और फिर जिस बात का उन्हें डर था वही हुआ। एक दिन चौधरी साहब ने यह कहा कि वह उनसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन शादी छुप कर करेंगे। ये बात सुनकर मेरी बहन दंग रह गई थी, क्योंकि वह जानती थी कि छुप कर शादी करने से किसी को भी इज्जत नहीं मिलती। जब हम दुनिया वालों के सामने अपनी शादी करते हैं तभी हमें दुनिया इज्जत की नज़र से देखती है, क्योंकि कभी तो हमें लोगों का सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन उस वक्त मेरी बहन इस बात को समझ नहीं पाए और चौधरी साहब ने मेरी माँ से बात की कि वह मेरी बहन को अपनाना चाहते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल वह शादी को खुफिया रखेंगे। मेरी माँ एक सीधी सादी और भोली वाली औरत थी जो दुनिया की चाल और खेल को नहीं समझती थी और मीठी मीठी बातों में आकर मेरी माँ इस बात के लिए राजी हो गई। चौधरी साहब ने मेरी बहन से शादी करके उन्हें शहर से बाहर एक मकान में रहने के लिए लेकर गए और वहीं पर रहने के लिए कहा। जब उन्होंने मेरी बहन से शादी भी की तो शादी में सिर्फ 2-3 लोगों के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था। साहब ने 1 साल के लिए मेरी बहन को उस घर में रखा, लेकिन फिर वह उन्हें इसी हवेली में वापस ले आए, क्योंकि यहाँ पर एक नौकरानी की जरूरत थी। मेरी बहन नौकरानी बनकर इस घर में रहने लगी, लेकिन फिर जब वह पेट से हुई तो उसने साहब को बता दिया। उसके बाद से ही उनका स्वभाव मेरी बहन के प्रति बदलने लगा। उनकी दिलचस्पी उसमें कम होने लगी। हालांकि पहले वह मेरी बहन के पीछे दीवानों की तरह फिरते थे, लेकिन अब वह उसे नज़र उठाकर भी नहीं देखे थे। इस बात की शिकायत जब मेरी बहन ने उनसे की तो उन्होंने उसे चुप रहने का इशारा किया, लेकिन वह चुप नहीं रही। उनका कहना था कि वह चौधरी साहब उनके पति थे। धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि उनके साथ एक बहुत बड़ा खेल खेला गया है। साहब ने उनसे कहा कि या तो वह चुप रहे, नहीं तो वह उन्हें तलाक दे देंगे। तलाक की धमकी के बावजूद भी मेरी बहन उनसे नहीं डरी, इसलिए एक दिन उन्होंने उसे तलाक दे डाला। वह एक तलाकशुदा औरत बनकर घर वापस लौट आए। उनसे एक ऐसा गुनाह हो गया था जिसका बोझ उनसे उठाया ही नहीं जा रहा था। जमाने की नज़रों में भी वह बुरी तरह से गिर चुकी थी। और फिर हुआ ये कि उन्होंने जिस बच्चे को जन्म दिया वह भी ऐसे हालातों में पैदा हुआ कि वह बच्चा बच नहीं पाया और इस दुनिया से चला गया। उनसे भी यह गम बर्दाश्त नहीं हुआ और वह भी इस दुनिया को छोड़ हम सबको अलविदा कह गई। कुछ महीनों बाद मेरी माँ का भी देहांत हो गया और मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई। मैंने ठान लिया कि मैं अमरेंद्र चौधरी से बदला लेने के लिए नौकरानी बनकर आए, क्योंकि अमरेंद्र अपने भाई से बहुत प्यार करता था और उसे उसकी देखभाल के लिए कोई नौकरानी चाहिए थी। मेरे इंतकाम का एक बदला तो अमरेंद्र चौधरी से कुदरत ने ही ले लिया। उसकी बीवी जल्द ही इस दुनिया से चली गई और वह अकेला इस दुनिया में रह गया। मैं जब भी उसके भाई को देखती तो मुझे उसकी ही झलक उसमें नजर आती और मैं नहीं चाहती थी कि उसका भाई भी बड़ा होकर अपने भाई की तरह हो। पता चला कि ये भाई नहीं इसका बेटा है और औरतों की इज्जत को खराब करें, इसलिए मैं उसको औरत ही बनाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि वह एक डरपोक इंसान बने, उसमें कभी भी बहादुरी ना आए, उसमें कभी इतनी जुर्रत ना हो कि वह किसी की इज्जत से खेल सके। मैडम जी आप ही बताइए मैंने आखिर क्या गलत किया? इसलिए मैं उसको चूड़ियाँ और जेवर ला कर देती ताकि वह उन्हें पहने और एक औरत की तरह अपना रवैया बदल ले। जब मैंने किरण की पूरी बात सुनी तो अब मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा था कि उसे बहुत गहरा सदमा पहुंचा है, जिस वजह से वह डिप्रेशन का शिकार है और वह एक जहानी मरीज बन चुकी है। जाहिर सी बात है, आखिर ऐसा क्यों ना होता। उसकी जिंदगी में बहुत कुछ बुरा हुआ था। उसने बहुत कम उम्र में ही बहुत कुछ झेल लिया था। उसकी माँ नहीं थी और वह अकेली हो गई थी, जिस वजह से उसका दिमागी संतुलन खो चुका था। मैंने इस बात का जिक्र अमरेंद्र से किए बिना ही किरण का इलाज करवाना शुरू करवा दिया, क्योंकि उसके दिमाग की बीमारी के बारे में अच्छे से समझ चुकी थी। अमरेंद्र की गलती को सुधारने का जिम्मा मैंने अपने कंधे पर उठा लिया था। कुछ ही महीनों के बाद किरण बहुत अच्छी तरीके से ठीक हो गई थी और मैंने एक अच्छे से घर में उसके लिए रिश्ता देखकर उसकी शादी भी कर दी। इधर मेरा देवर, जो कि मेरे पति का बेटा था, अब नॉर्मल हो गया था और मैं अपने पति के साथ और अपने बेटा के साथ ही खुशहाल जिंदगी गुजर रही थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।